हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, आज का हमारा पेपर संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट का है। संस्कृत डिपार्टमेंट में जो सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम हुई थी, उसका आज ग्रुप ए के पेपर में जो 20 क्वेश्चन साइकोलॉजी के आए थे वो हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। इसकी एग्ज़ाम 17 फरवरी 2019 को हुई थी ग्रुप ए की, और उसी में जो क्वेश्चन आए थे वो हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। इससे पहले जो जनरल डिपार्टमेंट की होती है सेकंड ग्रेड, उसके हम पहले ही क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप ज़रूर देखिए। बाकायदा अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। एच टेट की अलग है, यूपी टेट की है, रीट वाली है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के हैं। काफ़ी पेपर हम सोल्व कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप ज़रूर देखिए। अब दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा पेपर। तो ये देखिए दोस्तों, आपके सामने 17 तारीख को एग्ज़ाम हुई थी। ग्रुप ए का ये पेपर है संस्कृत शिक्षा विभाग का। इसमें हम साइकोलॉजी वाले क्वेश्चन निकालते हैं। ये जीके वाले क्वेश्चन है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको, हाँ, ये तरह के क्वेश्चन से साइकोलॉजी वाला पार्ट है वो शुरू होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक प्रकार्यवाद से संबंधित नहीं है? विलियम जेम्स, जॉन डीवी, जेम्स आर एंजिल और ईबी टिचनर। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो प्रकार्यवाद से कौन सा वैज्ञानिक है वो संबंधित नहीं है, ये बात इनसे हमसे पूछी गई है। तो दोस्तों, प्रकार्यवाद से संबंधित नहीं है टिचनर। टिचनर महोदय हैं, वो प्रकार्यवाद से संबंधित नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विकास की कौन सी अवस्था में नासिरिज्म या स्वप्रेम की भावना का गुण अत्यंत प्रबल होता है? तो नासिरिज्म का गुण है वो कौन सी अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, आरंभिक वयस्क अवस्था और उत्तर किशोरावस्था। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। और नासिरिज्म या स्वप्रेम की भावना वो सबसे ज़्यादा वो शैशवावस्था में पाई जाती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, शैशवावस्था। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा है? तो दोस्तों, ये तो बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें तो ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा इसका? ये हो जाएगा, स्टैनले हॉल ने ये परिभाषा दी थी किशोरावस्था की, कि किशोरावस्था को तनाव और तूफानों की अवस्था स्टैनले हॉल ने कहा है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आता है अगला क्वेश्चन। किशोरावस्था के अंत तक मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत होता है? तो दोस्तों, ये एक डाउटफुल क्वेश्चन है जिसका आज आपको एकदम सॉल्यूशन पता चल जाएगा कि कितना प्रतिशत होता है। क्योंकि इसमें बहुत सी बुक हैं वो 40 से 42% या फिर 42 से 45% ऐसा लिखा होता है। लेकिन ये अब आरपीएससी के एग्जाम में आया हुआ है तो आपको एकदम कन्फर्म डाटा वो मिल जाएगा। तो किशोरावस्था के अंत तक मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत हो जाता है? 33%, 45%, 40% और 21%। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 45%। ऑप्शन नंबर सेकंड है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। 45% है वो मांसपेशियों का भार है वो पाया जाता है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी जीन पेजे द्वारा प्रदत्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है? दोस्तों, नहीं है। विचारों की विलोमीयता, संरक्षण, क्रमबद्धता एवं पूर्ण अंश प्रतियों का उपयोग और संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। हम पहले कर भी चुके हैं। अगर आपने पुराने पेपर नहीं देखे तो आप उनको ज़रूर देखिए। लगभग क्वेश्चन है वो अब रिपीटेड है। इतने पेपर हम कर चुके हैं कि लगभग क्वेश्चन है वो रिपीटेड हो जाते हैं। तो आपकी एकदम बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। आप ज़रूर सोल्व कीजिए। बाकायदा अलग अलग प्ले लिस्ट है वो बनी हुई है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता वो नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 4, संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव। बालकों की बुद्धि को मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया? जे.एम. केटल, स्टेनबर्ग, वेशलर, अल्फ्रेड बिन्ने। तो बालकों की बुद्धि को मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण आप सबको पता होगा कि 1905 में बिन्ने साइमन बुद्धि परीक्षण किया गया था अल्फ्रेड बिन्ने के द्वारा। बिन्ने साइमन बुद्धि परीक्षण वो 1905 में आया था, लगभग 1904-1905, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या थी 30। तो ये हो जाएगा छिहत्तर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सेकंड है बिल्कुल राइट हो जाएगा, अल्फ्रेड बिन्ने। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि की संरचना मॉडल के विषय वस्तु विमा का नहीं है? तो दोस्तों, आप सबको पता होगा कि गिलफोर्ड ने जो अपना त्रिआयामी सिद्धांत दिया था जिसमें 6 गुना 5 गुना 5 के रूप में जो घटक बताए थे। तो इसमें दोस्तों
विषय वस्तु के अंदर भी पूछ लिया कि विषय वस्तु में जो चीज़ें होती हैं उसमें कौन सा नहीं है, आकृतिक, संज्ञान, सांकेतिक और शाब्दिक। तो आप समझ सकते हैं कि आपको ये चीज़ें भी याद होनी चाहिए, क्योंकि विषय वस्तु में क्या आता है, उत्पाद में क्या आता है। तो यहाँ पे विषय वस्तु की विमा का नहीं है, तो संज्ञान है दोस्तों, ये विषय वस्तु का नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड है यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, संज्ञान। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा क्रेचमर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व के शरीर रचना सिद्धांत के वर्गीकरण का एक प्रकार है? गोलाकृति, आयताकृति, दुर्बल, लंबाकृति। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि क्रेचमर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व के शरीर रचना सिद्धांत के वर्गीकरण का एक प्रकार है, तो कौन सा प्रकार है? तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों दुर्बल। ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, दुर्बल। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बालक के व्यक्तित्व मापन के लिए तैयार किए गए बालकों के प्रसंग बोध परीक्षण हेतु क्या आयु वर्ग रखा गया है? तो दोस्तों ये बालक नहीं, सॉरी दोस्तों, लियोपोल्ड बोलक के द्वारा ये विधि है वो दी गई है, बालकों के प्रसंग बोध परीक्षण। आप सबको पता होगा चिल्ड्रेन अपियरेंस टेस्ट, CAT विधि, ये लियोपोल्ड बोलक है, बोलक, या इसको मतलब इंग्लिश में आप देख सकते हैं BELLOCK, बोलक, लियोपोल्ड बोलक के द्वारा जो CAT विधि दी है, इसमें आयु है वो क्या होती है? तो दोस्तों ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सबको पता भी होगा कि 3 से 10 वर्ष है वो आयु है वो रखी जाती है। लियोपोल्ड बेलक की CAT विधि की आयु है वो 3 से 10 वर्ष। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आता है अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है? विशेषता अधिगम की नहीं है। अधिगम कोई परिणाम न होकर एक प्रक्रिया है। अधिगम प्रक्रिया सदैव ही उद्देश्यपूर्ण होती है। अधिगम अभ्यास, प्रशिक्षण तथा अनुभव पर आधारित होता है। मूल प्रवृत्ति तथा प्रतिक्षेपी क्रिया की वजह से व्यवहार में आया परिवर्तन भी अधिगम है। तो दोस्तों अधिगम की कौन सी विशेषता नहीं है, ये बात इसमें हमसे पूछी गई है। तो दोस्तों अधिगम कोई परिणाम न होकर प्रक्रिया है। आप सबको पता होगा कि अधिगम है वो कोई परिणाम नहीं है, ये एक प्रक्रिया है कि जिसमें व्यवहार में परिवर्तन होता है। अधिगम की प्रक्रिया सदैव ही उद्देश्यपूर्ण होती है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। अधिगम अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव पर आधारित होता है, ये बात भी सही है। तो यहाँ पे कौन सी बात है या कौन सी विशेषता है अधिगम की जो नहीं है, कि मूल प्रवृत्ति तथा प्रतिक्षेपी क्रिया की वजह से व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो अधिगम है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा कि मूल प्रवृत्ति और प्रतिक्षेपी क्रिया की वजह से जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो अधिगम नहीं कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अब हम बात करते हैं, देखिए दोस्तों है 81 का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मूल प्रवृत्ति संवेग के अनुरूप सही नहीं है, जैसा कि मैकडूगल ने उल्लेख किया था? तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति और संवेग का जो उल्लेख किया था, उसमें कौन सा उल्लेखित मतलब अनुरूप सही नहीं है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? युयुत्सा भय, निर्वृत्ति घृणा, संतान कामना वात्सल्य, शरणागति करुणा। तो दोस्तों युयुत्सा है वो भय नहीं होता है, युयुत्सा क्रोध होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा, क्योंकि युयुत्सा है उससे संवेग होता है क्रोध, और मूल प्रवृत्ति युयुत्सा का संबंध है वो क्रोध से होता है। यहाँ पे 81 में ऑप्शन नंबर 1 है वो गलत है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सीखने की प्रक्रिया एवं सूझ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित नहीं की गई है? अधिगम की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है। अधिगम प्रक्रिया यंत्रवत होती है। अधिगम की प्रकृति लगभग स्थायी होती है। सूझ के लिए समस्यात्मक परिस्थिति का होना आवश्यक है। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने मेरे पूरे पेपर देखे हैं तो आपको ये बहुत ही इजी क्वेश्चन लगेगा। तो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा कौन सी विशेषता वो निर्धारित नहीं की गई है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा कि अधिगम प्रक्रिया वो यंत्रवत होती है। दोस्तों इसमें यंत्रवत नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आता है अगला क्वेश्चन। एक अध्यापक ने कक्षा में पढ़ाया कि हाउस का बहुवचन हाउसेज है, तो इसी अधिगम से विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन माउसेज कर दिया। यह उदाहरण किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है? धनात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण और द्विपार्श्व स्थानांतरण। तो दोस्तों इजी क्वेश्चन हो गया ये एकदम से। एक अध्यापक ने कक्षा में पढ़ाया कि हाउस का बहुवचन है वो हाउसेज है, तो इसी अधिगम से विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन है वो माउसेज कर दिया। तो दोस्तों ये किसका उदाहरण है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल राइट है दोस्तों, ऋणात्मक स्थानांतरण। यहाँ पे धनात्मक नहीं होगा, ऋणात्मक होगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल राइट है। ठीक है। जब एक कर्मचारी अपने अधिकारी पर गुस्सा प्रदर्शित नहीं कर पाता है तो वह घर आने के बाद इसे अपनी
पत्नी और बच्चों पर व्यक्त करता है। यह उदाहरण किस प्रकार की रक्षा युक्ति को दर्शाता है? दमन, औचित्य स्थापन, तादात्म्यकरण और विस्थापन। तो दोस्तों ऐसे उदाहरण भी हम बहुत सारे हैं वो सोल्व कर चुके हैं पुराने पेपरों में। तो यहाँ पे आप सबको पता है कि कर्मचारी है उसको गुस्सा तो अपने अधिकारी पर आ रहा था, लेकिन उसने अपने गुस्से का विस्थापन कर दिया अपनी पत्नी और बच्चों पर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विस्थापन। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से कौन सा घटक क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित नहीं है? डालना, विलोपन, उत्तेजन और शब्द पुनर्लाभ। तो दोस्तों इसमें मतलब ये टर्म दी हुई हैं, शब्द दिए हुए हैं, ये कौन से क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित नहीं है? क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत आप सबको पता होगा पावलोव के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पे पावलोव के सिद्धांत से कौन सा नाम है वो संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों डालना, शेपिंग। शेपिंग आप सबको पता है कि स्किनर वाले सिद्धांत से संबंधित है। शेपिंग जो वर्ड है वो स्किनर वाला जो सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत उससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। स्टैनफोर्ड बिन्ने बुद्धि लब्धि परीक्षण के लिए तय मानक के अनुसार सामान्य मंदित बालकों का बुद्धि लब्धि प्रसार क्या है? 50-55 से लगभग 70, 35-40 से 50-55, 20-25 से 35-40 और 20 से नीचे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? सामान्य मंदित बोला है इसने। सामान्य मंदित बालकों की बुद्धि लब्धि प्रसार क्या है? 35-40 से 50-55। ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा दोस्तों, 35-40 से 50-55। अब यहाँ पे आप 50-55 से लगभग 70 है, ये ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों। मैं आपको ऑथेंटिक आंसर बता रहा हूँ, यहाँ पे 35-40 से 50-55 है। जो स्टैनफोर्ड का जो अभी मतलब लेटेस्ट वर्जन आया है सारणी का, इसमें आप देख सकते हैं सामान्य मंदित बालकों का बुद्धि लब्धि प्रसार है वो 35-40 से 50-55 ही है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? भूख, प्यास, आकांक्षा और निंद्रा। तो जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा नहीं है? तो आप सबको पता है कि आकांक्षा है। आकांक्षा वो जन्मजात अभिप्रेरक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, आकांक्षा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है? अभिवृत्ति जन्मजात होती है, अभिवृत्ति स्थायी नहीं होती, यह परिवर्तनीय है, अभिवृत्ति हमारे व्यवहारों और क्रियाकलापों को प्रभावित करती है, अभिवृत्ति हमेशा किसी वस्तु, परिस्थिति, व्यक्ति इत्यादि के प्रति प्रदर्शित होती है। तो दोस्तों अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है, ये बात हमसे पूछी गई है। तो दोस्तों अभिवृत्ति है वो जन्मजात होती है। ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ पे बिल्कुल गलत है। विशेषता ये अभिवृत्ति की नहीं होती है, अभिवृत्ति जन्मजात होती है, ये बात इसमें गलत है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आज के जो 20 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।